नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके पेपर चल रहे हैं और आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वो क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो अभी तक आपके वर्ष 2022 में सीबीटी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। यानी इतने दिन से आपका जो पेपर चल रहे हैं उनमें कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो इस क्लास में बताए गए सारे क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से पढ़कर जाना, आपके पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वैसे, और लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपरों में। अभी तक जो बच्चों ने हमें बताया जिस तरह के क्वेश्चन, तो यही आ रहे हैं। सवाल देखो पहला, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना है। देखो एक तो ये ध्यान रखना, अच्छा एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? दरअसल फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब होता है वह करंट जिस पर फ्यूज़ को रेट किया गया था और वह करंट जिस पर फ्यूज़ उड़ गया, दोनों का अनुपात। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने सेट किया था कि ये फ्यूज़ 10 एम्पियर का है, ठीक है, और ये फ्यूज़ 11 एम्पियर धारा पर उड़ जाता है, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। इसका उत्तर कितना आया? 1.1। फ्यूजिंग फैक्टर सदैव इकाई से अधिक होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना आप। और एचआरसी फ्यूज़ का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है, ठीक है। अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पेपरों में। चलिए अगला सवाल देखो, कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है। कंसील्ड वायरिंग को हम साधारण भाषा में गुप्त वायरिंग बोलते हैं। वैसे इसका नाम है अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग। पाइप वायरिंग दो तरह की होती है, सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर। तो जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो आउटर सरफेस में मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर मतलब नमी होती है, उससे ये सुरक्षा प्रदान कर देता है, प्रोटेक्शन प्रदान कर देता है। हालांकि इसके अलावा हम इसे यांत्रिक चोट से भी सुरक्षित मानते हैं। यांत्रिक चोट या टेक्निकल भाषा में यांत्रिक आघात लिखा हुआ आ सकता है, उससे भी ये वायरिंग सुरक्षित है। कैसे? मतलब भाई अंदर है, बाहरी यांत्रिक चोट नहीं लगेगी। जैसे सरफेस पाइप वायरिंग है, बाहर से कुछ भी आपने चोट वगैरह लगाई तो सीधी पाइप के ऊपर चोट लगी, पाइप टूट गया, केबल डैमेज हो गई। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। अभी आपको डी उत्तर करके आना है, नमी से सुरक्षित है ये वायरिंग। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, आ चुका है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इसका उत्तर वहाँ करके भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग किया गया है। एक सर्किट दिखाया गया है, नाम से ही पता लग रहा है, सॉरी डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है। एक लैंप है और दो टू वे स्विच लगा रखे हैं। इसे हम बोलते हैं जीने का परिपथ, साधारण भाषा में बोला जाता है सीडीओ की वायरिंग। और सीडीओ की वायरिंग में दो स्विच लगते हैं और दोनों टू वे स्विच होते हैं। बी ऑप्शन कर देना। अब पेपर में कई बार, ये आपके तो नहीं, खैर कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है, सवाल पूछे जाते हैं कि जीने के परिपथ में प्रयुक्त स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ध्यान रखना है, टू वे स्विच में सिरे 3 होते हैं, टर्मिनल को सिरे बोलते हैं। कितने स्विच लगते हैं? 2 लगते हैं। कौन से लगते हैं? टू वे होते हैं। टर्मिनल कितने होते हैं? 3। यानी यहाँ से सवाल कितने आते हैं? 3 आते हैं। खैर आपको तो अभी बी उत्तर करके आना है, टू वे स्विच होता है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल किसका है? फैराडे के वैद्युतिक अपघटन से संबंधित है, सेल वाले चैप्टर में से है। M बराबर ZIT, ये थोड़ा सा गलत नहीं लिख दिया गया इन्होंने, M बराबर Z/IT लिख दिया इन्होंने, तो ये गलत हो गया। दरअसल फॉर्मूला M बराबर ZIT होता है, M बराबर ZIT होता है। ये लिखने में एरर हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमसे केवल इतना पूछ रहा है कि Z का मतलब क्या है। तो मैं आपको पहले तो Z का बता देता हूँ। Z जो होता है ये प्रतीक होता है ECE, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं गुरुजी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि ग्राम प्रति कूलाम में होता है। किस इकाई में होता है? ग्राम प्रति कूलाम में। M का मतलब होता है मास, मास का मतलब है द्रव्यमान, और ये होता है ग्राम में। I का मतलब है विद्युत धारा, और ये होती है एम्पियर में। T का मतलब है समय, और ये होना चाहिए सेकंड में।
अब चूंकि हम सब जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, इसलिए कुछ जगह M बराबर Z इंटू Q भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वो तो बाद का बात। अभी यहाँ आपसे Z पूछा जा रहा है, आपको इसका उत्तर B करके आना है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघटय का। सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा ना जी। चलिए अगला सवाल देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा। निर्गत को इंग्लिश में आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ दो चीज़ें समझनी है। कौन सी? मैं थोड़ा इस साइड आता हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। पहला तो ये देखना है कि तीनों सेल जुड़े हुए कैसे हैं। श्रेणी क्रम में है गुरुजी। श्रेणी क्रम में सेल जोड़ते समय हमें एक सावधानी रखनी होती है, और वो है पोलरिटी, ध्रुवता का बड़ा महत्व होता है कि एक का अगर प्लस है तो वो दूसरे के माइनस से ही जुड़े, और एक का अगर माइनस है तो वो दूसरे के प्लस से ही जुड़े। यदि श्रेणी क्रम में सेल विपरीत ध्रुवता से, अपोजिट पोलरिटी से कनेक्ट हो जाता है, तो वो बाकी सेलों की वोल्टेज का विरोध करता है, विपरीत दिशा में काम करता है, और रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो घटकर कम हो जाती है। यहाँ देखो ध्यान से, इस सेल में माइनस के बाद में प्लस आया, प्लस के बाद में फिर प्लस आ गया, माइनस आया, फिर माइनस आया। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 1 और 3 ये दोनों तो एक जैसे जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो बीच वाला सेल है ना, ये श्रीमान उल्टा जुड़ा हुआ था। ये क्या करेगा? दोनों का विरोध करेगा। सिंपल भाषा में ध्यान रखो कि जितने सेल आपके अगर समान मान के है तो जितने सेल उल्टे जुड़े हुए हैं वो उतने ही एक सीधे सेल की वोल्टेज को भी निराकृत कर देगा। यहाँ ये 1.5 वोल्ट इस 1.5 वोल्ट का अपोज करेगा, और इन दोनों की वोल्टेज यहीं न्यूट्रलाइज हो गई। यानी हमारे लिए इस सर्किट में केवल एक सेल की वैल्यू बची है। आंसर क्या आएगा? बी, 1.5 वोल्ट। हालांकि असाइनमेंट में मैंने देखा, मिलान किया, इनेमी का क्वेश्चन है, तो उन्होंने इसका आंसर 4.5 वोल्ट ही दे रखा है। तो फिर पेपर में वही करके आना जो निमी असाइनमेंट ने मान रखा है, वैसे गलत है। कंपटीशन एग्जाम में इसका उत्तर जो है वो बी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो उनके हिसाब से आंसर करेंगे ना। एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं। अगला सवाल वो कह रहा है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तार की ट्री प्रणाली सबसे ज़्यादा सूटेबल क्यों मानी गई है। पहला सवाल तो ये सुनो, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं। पेपर में सवाल आता है कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग इस्तेमाल की जाती है, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ही नहीं दे पाते हैं। कौन सी गुरुजी? ट्री सिस्टम है। कंपटीशन एग्जाम में बड़ा आता है ये क्वेश्चन। उपयुक्त क्यों है? ट्री सिस्टम दरअसल एक तरह से टेम्परेरी वायरिंग की तरह प्रकार होता है। ओपन वायरिंग की श्रेणी में इसे रखते हैं, खुली वायरिंग बोलते हैं। खुली वायरिंग की पहचान होती है कि उसमें अगर हमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट ढूंढना है तो वो बड़ा आसान होता है, दूर से दिखाई दे जाता है, स्पष्ट पता लग जाता है। कहीं शॉर्ट हीट हुआ हो तार में तो हीट या शॉर्ट सर्किट का तुरंत पता लग जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा या बेनिफिट इसके बारे में यही बताया गया है कि फॉल्ट फाइंडिंग इज़ वेरी इजी। दोष ढूंढना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। डी उत्तर करके आना आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। समय समय पर वहाँ फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। चालकता की इकाई क्या है? देखो, चालकता का प्रतीक जो होता है वो होता है जी, और इकाई होती है महो। महो को ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन याद रखना अगर पेपर में महो ना आए तो आप इसकी दूसरी एक और इकाई करके आ सकते हैं, वो है साइमन। तो महो या साइमन में से आ जाएगा एक आपका ऑप्शन, ठीक है। अभी तो यही करें, बाद में दोबारा जब आएगा तो आपको पूरी डिटेल से और नेक्स्ट टाइम बताएंगे। देखो सवाल वो कह रहे हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, समांतर में टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के 5 फॉर्मूले होते हैं। एक फार्मूला जिसे यूनिवर्सल फार्मूला कहा गया है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। एक फार्मूला R/N, लेकिन ये तब लगाते हैं जब सभी समान मान के हों। तो वो क्या करता है, इस फॉर्मूले को ट्रांसलेट करके लिख रहा है। ध्यान से देखो, वो इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करके लिखता है। वो कहता है कि अगर RT ज्ञात करोगे तो ये संख्याएं जो है ना,
ये भी भाग में चली जाएगी सॉरी, और पूरा फॉर्मूला आपका 1/R1 + 1/R2 के जैसा हो जाएगा, यानी आपको डी उत्तर करके आना है। बात समझ में आ गई क्या? यानी वो कह रहा है कि पहले नीचे इनको हल करके फिर इन संख्याओं को पलट दो, बात तो एक ही है। हम इनको हल करके लास्ट में उन संख्याओं को पलट देते हैं हल करते समय। डी ऑप्शन करके आना, और चाहो तो एक एग्जाम्पल सेट करके देख लो। आप 3 प्रतिरोध का एक मान ले लो और सिंपल तरीके से ज्ञात करके इस फॉर्मूले से भी करके देखो, उत्तर बराबर आना चाहिए। जब भी किसी फॉर्मूले में डाउट लगे तो अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली हुई आती है ना, उनमें मान रख करके क्रॉस मैच कर लिया करो, ताकि कोई झंझट ना रहे किसी तरह का, कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरह का। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का फैक्टर क्या है? इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 तरह की सुरक्षा युक्तियाँ होती है। एक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज एक्सेस, एक को बोलते हैं कोर्स एक्सेस। अब हिंदी में कहीं इसको बंद अति धारा, रुक्ष अति धारा, समीप अति धारा, कुछ भी लिख देते हैं। आप इंग्लिश पढ़िए बस। यहाँ देखो, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है कोर्स एक्सेस, COARSE, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। जब क्लोज का आए तो इसके लिए गुणक घटक होता है 1.23, और जब कोर्स वाला आए तो उसके लिए होता है 0.81। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? इसका मतलब ये होता है कि आप जिस केबल को यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसे इससे मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल करंट आती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 एम्पियर किसी केबल की धारा वहन क्षमता थी, लेकिन अगर उसे क्लोज एक्सेस के लिए आप यूज करेंगे तो ये 12.3 एम्पियर तक सहन करेगी या रेटिंग होगी इसकी। लेकिन अगर इसको हम कोर्स एक्सेस के लिए काम में लेंगे तो 8.1 एम्पियर धारा रेटिंग ही है। मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि केबल के चयन में सुरक्षा युक्ति बड़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। खैर ये बाद में आपको और पढ़ाएंगे। अभी सी उत्तर करके आना, 1.23 आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, बेल्टेड केबल आपको दिखाया गया है और इसका भाग का नाम पूछ रहे हैं, है ना। आंसर की में सी उत्तर है, लेड शीथ, तो इसी को सही मान लेना, शीशे का काउचिंग वाला, ठीक है। सी ऑप्शन करके आना है। अच्छा ये देखो, रिपीट हो ही गया जिसकी बात कर रहा था मैं। ये यहाँ कौन सा दिया? ये देखो, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो कोर्स एक्सेस में 0.81 होता है, ठीक है। ये क्लोज एक्सेस है और ये कोर्स एक्सेस है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल बड़े आसान है और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगला सवाल देखो, केबल में या तारों में लगाए जाने वाले जॉइंट हमें दिखाए गए हैं। नो जॉइंट का नाम पूछा है। कई तरह के जॉइंट होते हैं, ये सिंगल तार जॉइंट होते हैं देखो, और टी जॉइंट निकाला हुआ है, इसलिए कि प्लेन जॉइंट होता है ना वो तो खिसक जाता है। इसलिए उसने बताया कि जो आप फाइनल जॉइंट यहाँ से लेकर आ रहे हो उसमें एक गांठ लगा दो। तो इंग्लिश में इसे नोटेड टेप जॉइंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गांठ युक्त जोड़। यानी प्लेन जॉइंट हमने बनाया और उसी प्लेन जॉइंट पर हमने एक फाइनली गांठ लगा दी, तो इससे ये एकदम स्टेबल हो जाएगा, खिसकेगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखो, कौन सा प्लायर ऐसा है जो तारों का उपयोग हुक और लूप बनाने में करता है? हुक किसे बोलते हैं पता है? ये तार है और इस तार से ऐसे लूप बना लेना, ये हुक कहलाता है, ताकि इसको टर्मिनल बॉक्स में आराम से कनेक्ट करके उसके ऊपर नट बोल्ट को आराम से कसा जा सके, ताकि तार लूज ना रहे। तो सिंपल सी बात है, मुझे इस तार को आगे ले जाकर के क्या करना है? राउंड करना है, तो राउंड नोज प्लायर ही काम में लेंगे। वैसे देखो, लॉन्ग नोज प्लायर जो होता है ना, ये तो होता है लंबाई के साथ किसी पिन वगैरह के लिए। डायगोनल कटिंग प्लायर होता है तिरछा काट प्लायर, कोई टेढ़ी या तिरछापन जो लोकेशन है वहाँ से अगर तार वगैरह काटना हो तब काम में लेंगे। खैर सी उत्तर करके आना, राउंड नोज प्लायर आपका यहाँ उत्तर जो है वो एकदम सही होगा। उसके बाद में देखो, 5S संकल्पना में मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन का इंगित कौन करता है? 5S के है, मैं तो कहूँगा कि आप पूरे पाँचों ही याद रखें। तो ये इसका चौथा स्टेप होता है ना। तीसरा तो सस्टेन का होता है, पहला क्या होता है? शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, ठीक है, सस्टेन, स्टैंडर्डाइजेशन,
ठीक है, मानकीकरण और वो तो सारे आराम से पढ़ कर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5S वाला तो है ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद में देखो कह रहा है कि इसमें से भौतिक खतरा कौन सा है। भौतिक का मतलब है फिजिकली यानी जिसका सीधा शारीरिक असर आता हो, कंपन का आता है, वाइब्रेशन का सीधा स्वास्थ्य पर फर्क, मतलब भौतिक रूप से फिजिकल जैसे आता हो। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को काट रहे हैं, हैमर की चोट लगी तो वो भौतिक चोट होती है एक तरह से, ठीक है। बी उत्तर करके आना, वाइब्रेशन आएगा, कंपन जो है वो यहाँ पर हमारा उत्तर सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो सुरक्षात्मक चिन्ह दिया हुआ है, सिंपल है, वर्गाकार आकृति में है। वर्गाकार आकृति में जो होता है उसे सूचनात्मक चिन्ह बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है। वार्निंग साइन की आकृति होती है कि त्रिभुजाकार है। मैंडेटरी और प्रोहिबिटेशन वाले जो है ये वृत्ताकार होते हैं, ये पहचान होती है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर डी करके आना, बहुत रिपीट हुआ है, बच्चों ने बताया कि लगभग हर एक पेपर में ही था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कठोर कंड्यूट जो होते हैं उसमें थ्रेड की लंबाई कितनी होती है? 11 mm से 27 mm होता है। ये एक स्टैंडर्ड आंकड़ा है, उन्होंने बुक में से एज इट इज़ उठाया है। तो आपको क्या करना है, सीधा याद रखना है, सी उत्तर करके आ जाना, सॉरी बी उत्तर करके आना, 11 से 27 mm, ठीक है। अगला सवाल देखो, प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई पूछी है। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई ल्यूमन होती है। और ओनली अकेले प्रदीप्ति दे रखा हो तो उसकी लक्स होती है, और ये होती है ठोस कोण की। इकाइयों वाला तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो चारों ही याद रखना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना है? जब ना बताए कि गैस भरा है कि निर्वात है तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया करो। वैसे अगर फिलामेंट लैंप आपका गैस भरा है तो उसका 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 2700 डिग्री। अभी तो आपको डी उत्तर करके आना है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड का आया था, ये नहीं आया था, छोड़ दो इसको, वैसे ही है। और अगला सवाल देखो, ये विद्युत इस तरीके इस भाग का नाम क्या है? प्रेस का एक भाग आपको दिखाया जा रहा है तो इसको सोल प्लेट बोलते हैं ये, ठीक है। कौन सी है? सोल प्लेट है ये, ए उत्तर करके आना। और उसके बाद में वायरिंग का एक डायग्राम दिखाया गया था, देखो ये है इंस्टॉलेशन डायग्राम, हिंदी में बोलते हैं इसे अधिष्ठापन डायग्राम। स्थापना के बाद वायरिंग कैसी दिखाई देगी? लेआउट डायग्राम होता है सीधा ऐसे यूँ, ये है ना, ये कहलाता है लेआउट डायग्राम। और स्कीमेटिक डायग्राम योजनाबद्ध आरेख होता है कनेक्शन डायग्राम, कि आपको तार कैसे लेकर जानी है, जैसे यूँ है तो ये कहलाता है योजनाबद्ध आरेख। और वायरिंग डायग्राम होता है एक्चुअल में तार कैसे जाए। खैर अभी आप इसका सी उत्तर करके आना। और उसके बाद में देखो एक पंखे का प्रतीक दिखाया गया और पूछ रहे हैं कि किसका प्रतीक दिखाया गया। देखो है तो फैन का, अलग अलग होते हैं, तो ये वाला जो है ना ये आपके है सीलिंग फैन का, यानी छत पंखे का है, ठीक है। बी उत्तर सही करके आना। बस, तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।